Hello friends, so we have completed the that part of energy conservation and all. Now let's come to energy efficiency. अब energy efficiency की बात करें तो energy efficiency का मतलब आपको पता होगा कि कितनी efficient way में हम पावर को प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितने efficient way में हम पावर को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो energy efficiency की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022। तो रिसेंटली अभी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है 2022 अभी करंटली में लागू हुआ है। अब एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट की अमेंडमेंट एक्ट 2002 की बात करें तो इन्होंने किस एक्ट को अमेंड किया? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अमेंड किया है। और वहाँ पे उन्होंने बोला है कि जितना भी आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो और जितना भी एनर्जी एफिशिएंसी प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को आपको रेगुलेट करना है, एक फ्रेमवर्क बनाना है कि कैसे आप कंज्यूम कर रहे हो, कैसे आप यूज़ कर रहे हो, कैसे आप उसको रेगुलेट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है एक एनहांस वे में हमारा यूज़ हो सके। 2001 एक्ट जो है, वाइल 2001 एक्ट की बात करें तो वो एनर्जी सेविंग की बात करता था। ठीक है, एनर्जी को सेव करके रखना है जैसे कि फ्यूचर जनरेशन को हमारे यूज़ हो सके। पर 2022 का जो अमेंडमेंट है वो हमारे एनवायरमेंट को कैसे हम सेव कर सकते हैं, हमारे क्लाइमेट चेंज को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इन चीज़ों पे बेस्ड है। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 2001 जो एक्ट था वो किस पे बेस्ड था? सेविंग एनर्जी, एनर्जी को सेव करने पे। पर 2022 का जो एक्ट है वो एनवायरमेंट को सेव करने और क्लाइमेट चेंज को हम कैसे टैकल कर रहे हैं इस पे बेस्ड है। अब 2010 अमेंडमेंट्स टू एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट की बात करें तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट था 2010 में, जिन्होंने एक्सपैंड जो है एनर्जी कंजर्वेशन को उसको बढ़ा दिया था। उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है एनर्जी कंजर्वेशन नॉर्म ले आए थे फॉर बिल्डिंग्स के लिए कि आप जो भी बिल्डिंग्स है, रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, वो बिल्डिंग्स कैसे एनर्जी को कंजर्व कर सकती हैं। दूसरी चीज़, एक फ्रेमवर्क बनाया था जो एनर्जी सेविंग के लिए हम यूज़ करेंगे। पेनल्टीज इंक्रीज की थी और प्रोवाइड किया था एक रूम की जो भी अपील्स हैं आपकी, वो कौन हर्ट करेगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हर्ट करेंगे। अब व्हाट आर द फीचर्स ऑफ 2022 अमेंडमेंट एक्ट? तो इसके जो फीचर्स है, तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया है कि क्रेडिट, जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है उसको स्पेसिफाई करिए कि आप किसको किसको देंगे, किसको नहीं देंगे। अब कार्बन क्रेडिट का सिंपल मतलब है ट्रेडेबल परमिट है, जहां पे आप एक्स्ट्रा अमाउंट, मान लीजिए आपको अगर कार्बन क्रेडिट मिला है तो आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ CO2 जो है एमिट कर सकते हैं, मतलब अपनी इंडस्ट्रीज को थोड़ा डेवलप कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कार्बन क्रेडिट। सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर ऑथराइज्ड एजेंसी ने बोला है कि कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट आप इशू कर सकते हो जो भी हमारे एलिजिबल एंटिटीज है स्कीम्स के अंदर। अब गवर्नमेंट को ये भी एम्पावर किया है कि आप एक रिक्वायरमेंट सेट करिए डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स की, जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, कि वो मिनिमम शेयर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन जो है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस से करें। मतलब कि कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल हम यूज़ करते हैं, उससे ना करें। नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब सोलर एनर्जी हमारे हो गए, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, इन सब चीज़ों को यूज़ करके हमारे एनर्जी को कंज्यूम करें। अब अगर आप ऑब्लिगेशन को नहीं मीट कर पाते तो आपको पेनल्टीज भी दी हैं। फिर एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड ले आए। पहले क्या था? एनर्जी कंजर्वेशन कोड था बिल्डिंग के लिए, अब जो है उसको एनहांस करके उसका नाम को एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड कर दिया है। अब ये न्यू कोड जो है एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन पे फोकस करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना है, अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर द ग्रीन बिल्डिंग, और ये ऑफिस और रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है उन सब पे एप्लीकेबल होगा। अब इन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन स्टैंडर्ड जो है उसको भी एक्सपैंड किया है, व्हीकल्स को इंक्लूड करके, वेजल्स को इंक्लूड करके, शिप बोट्स वगैरह है उन सबको। एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिश्नर जो है, कमीशंस जो है, उनको एम्पावर किया है कि आप जो है इन फंक्शंस को डिस्चार्ज करिए। स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक एनर्जी कंजर्वेशन फंड भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया है एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, और डाइवर्सिफाई करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स एंड सेक्रेटरीज इन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। Okay, so this is all about Energy Conservation Amendment Act 2022. Next is State Energy and Climate Index. तो नीति आयोग ने अभी लॉन्च किया है स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स का राउंड 1। अब अबाउट द इंडेक्स की अगर बात करें तो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट है कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, क्या एफर्ट्स ले रहे हैं क्लाइमेट चेंज टैकल करने के लिए और एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, ये जो है ये सारी चीज़ों को देखेगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टेट को रैंक करेंगे बेस्ड ऑन देयर एनर्जी कंजम्पशन, कितना एनर्जी सेव कर रहे हो, कितना एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंट को कितना सेफ गार्ड कर रहे हैं।
तो और हेल्प करेंगे कि कितना अफोर्डेबल, एसेसिबल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पैरामीटर्स की अगर बात करें तो SECI जो है, दैट इज़ स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स, वो स्टेट को और यूटीज़ को रैंक करते हैं 6 पैरामीटर्स में, और उसमें 27 इंडिकेटर्स है। पहला है डिस्कम परफॉर्मेंस, कि आपके स्टेट में जो भी डिस्कम्स है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू इनिशिएटिव। ओके, सो हेयर यू कैन सी द वेटेज, जो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है वो डिस्कम्स के परफॉर्मेंस पे दिया गया है, बाकी सबका वेटेज कम है। नेक्स्ट इज स्टेट्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, लार्जेस्ट स्टेट, स्मॉलेस्ट स्टेट एंड यूटीज, और कैटेगराइजेशन जो है स्टेट का वो हमारे आउटकम बेस्ड होगा। ओके, जैसे मोर देन हाफ ऑफ द, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स जो है वो एवरेज से हायर है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉप स्कोरर चंडीगढ़ है, मतलब वहाँ पे सबसे अच्छा है। लोवेस्ट स्कोरर लक्षद्वीप है। टॉप 3 परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो लार्जेस्ट स्टेट में गुजरात है, स्मॉलेस्ट स्टेट में गोवा है, एंड यूटीज में चंडीगढ़ है। ओके, नेक्स्ट अदर इंडेक्सेस भी हैं जो हमारे इंडिया की परफॉर्मेंस को बताते हैं। पहला है, उसको देख लेते हैं। तो वर्ल्ड एनर्जी ट्राइलेमा इंडेक्स, ये कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल रिलीज करते हैं। ये एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी को मेजर करते हैं। इंडिया का रैंक अगर बात करें तो 75 आउट ऑफ 127 है, और टॉप 3 जो है स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड डेनमार्क है। नेक्स्ट इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करते हैं। ये नेशन के सिस्टम, जो भी एनर्जी इन्फॉर्मेशन, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। इंडिया का रैंक 87 है, और टॉप 3 की बात करें तो स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स है, जिसको अर्नस्ट एंड यंग ने पब्लिश किया है। रैंक जो है इकोनॉमिक्स को रैंक करते हैं जो भी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स पे बेस्ड है। इंडिया का रैंक इसमें 3 है, और टॉप 3 की बात करें तो USA एंड मेनलैंड चाइना है। फिर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स दैट यू नो, जर्मन वॉच रिलीज करती है। ये कंट्रीज के प्रोग्रेस की NDC टारगेट वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, उसको मेजर करती है। इंडिया का रैंक इसमें 3rd है। और टॉप 6 की बात करें तो ये आपको पता है, पहले 3 पोजीशंस के लिए ये कोई भी किसी भी कंट्री को नहीं देती। टॉप डेनमार्क जो है 4th पे है, स्वीडन जो है 5th में है, नॉर्वे जो है हमारा 6th पे है। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज रिपोर्ट्स। नाउ लेट्स कम टू अदर एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स। तो पहला है प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन सेलेक्टेड MSME क्लस्टर्स इन इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कहीं जो हमारे सेलेक्टेड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, दैट यू नो दे आर द वेरी, अभी के समय में अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं, MSME सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है। तो प्रोजेक्ट जो है अभी इनिशिएट हुआ था 2011 में, और ये किसने इनिशिएट किया था? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद जो हमारी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है। फंड कौन करेगा? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी फंड करेगी। इसमें यही है कि एक एनवायरमेंट बनाना, मार्केट एनवायरमेंट बनाना, जहाँ पे हमको एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। और ये सपोर्ट कौन करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है सपोर्ट करेंगे। फिर आते हैं सक्षम 2022, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। यू नो दैट एवरी टाइम आई टोल्ड यू, ये स्कीम मैंने और भी जगह कहीं पर मेंशन किया है। ये अभी सक्षम 2022 लॉन्च किया गया है। एक एनुअल 1 मंथ लॉन्ग पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन कैंपेन है, जहाँ पे आपको फ्यूल को कंजर्व करना है। और किसका कैंपेन है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। अब पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन की बात करें तो ये रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और ये जनरली पेट्रोलियम कंजर्वेशन से जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, उनको प्रपोज करते हैं और उनको देखते हैं। एम यही है कि फ्यूल कंजर्वेशन को स्प्रेड करना है और ग्रीनर एनवायरमेंट जो है अक्रॉस इंडिया जो है उस पर फोकस करना है। So this is all about energy efficiency initiative. Next is sustainable development, sustainable agriculture. Very important, national mission on natural farming आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो नेचुरल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है उनको बेनिफिट करने के लिए। अब जो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का है, और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आउटलाइन, रिसोर्सेज, इम्प्लीमेंटेशन, सारी चीज़ें जो है ये मिशन के अंदर दी गई हैं। प्रेजेंटली अगर बात करें तो मोर देन 10 लाख हेक्टर्स एरिया जो है वो नेचुरल फार्मिंग में कवर्ड है इंडिया का। अब नेचुरल फार्मिंग होता है क्या है? वो इकोलॉजिकल फार्मिंग जहाँ पे फार्मर्स जो है हमारे नेचुरल बायोडाइवर्सिटी के साथ वर्क करके उनको मैनेज करके चीज़ों को जनरेट करें। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग। ये जनरली केमिकल फ्री होती है, इसमें हम पेस्टिसाइड्स ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करते, एंड लाइफ स्टॉक बेस्ड होती है। अब नेशनल मिशन की अगर बात करें नेचुरल फार्मिंग की, तो नेचुरल फार्मिंग जो है वो प्रमोट किया गया था एज अ भारतीय प्राकृतिक
कृषि पद्धति प्रोग्राम के अंदर, और ये सब मिशन है हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है परंपरागत कृषि विकास योजना। अब परंपरागत कृषि विकास योजना जो है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर आती है। अब बीके जो हमारी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम है, ये जो है स्केल अप किया गया था नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस ऑल कंट्रीज में होगा, मतलब अक्रॉस द कंट्री होगा। फाइनेंशियल आउटले की ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की। टेन्योर जो है 6 ईयर्स दिया है, और ये जनरली डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। डिमांड ड्रिवन का मतलब कि आप जो है डिमांड करेंगे उस हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी। नॉलेज पार्टनर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड मैनेजमेंट है, और नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग जो है वो वर्क करेंगे इसके डेवलपमेंट और सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो पहला है बीजा मित्रा। बीजा मतलब जो भी आप सीड्स जो है ट्रीटमेंट जो है सीड्स का यूजिंग काउ डंग, यूरिन, लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशन, इन सबको यूज़ करके आप सीड्स का ट्रीटमेंट करिए तो उसको हम बीजामृत बोलते हैं। जीवामृत की बात करें तो जो हमारी फर्टिलिटी है सॉइल की उसको एनहांस करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे काउ यूरिन, डंग हो गया, पल्सिस का फ्लोर हो गया, जैगरी हो गए, ये सारी चीज़ें। मल्चिंग की बात करें तो जो हमारा वाटर वेपर होता है, मतलब जो हमारे मल्चेस ट्रीज को जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करना, डिफरेंट मल्चेस यूज़ करके ट्रीज, क्रॉप्स और बायोमास सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए। प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें तो बायोलॉजिकल जो हमारे कॉन्कोशंस होते हैं उसको स्प्रे करना, जो हमारे पेस्ट को अटैक ना करे, वीड्स प्रॉब्लम्स को ख़त्म करे और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाए। फिर कांटेक्ट की बात करें तो जो हमारे अर्थवॉर्म्स होते हैं सॉइल में, नीचे जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनको जो है इन प्रोसेस में इन्वॉल्व करना कि हमारा वाटर वेपर कंडेंसेशन बढ़ जाए। ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ नेचुरल फार्मिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेनिफिट। पहली चीज़, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज़ डिस्करेज करेंगे, क्योंकि हमने बताया पूरी तरह केमिकल फ्री है। हेल्दी सॉइल को बिल्ड करेंगे बिकॉज इसमें बीज मल्चिंग वगैरह प्रोसेस इन्वॉल्व है, अर्थवॉर्म्स को वो करना, कॉन्टैक्ट वगैरह। कॉम्बैक्ट इरोजन, ऑब्वियसली सॉइल इरोजन बढ़ेगा प्लांट प्रोटेक्शन से। ग्लोबल वार्मिंग डिक्रीज करना, सपोर्ट करना वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर हेल्थ, डिस्करेज करना एल्गल ब्लूम्स एंड सपोर्ट करना एनिमल एंड हेल्थ वेलफेयर और बायोडाइवर्सिटी को एनकरेज करना। अब व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिशन। तो पहली चीज ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, ठीक है। और दूसरा है कि इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को साथ लेके काम करना, एनकरेज करना पार्टिसिपेटरी अप्रोच, कलेक्ट वैलिडेट करना डॉक्यूमेंट्स जो भी नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड है, अंडर एक एक्टिविटीज अवेयरनेस कैंपेन चलाना और स्टैंडर्ड क्रिएट करना सर्टिफिकेशन प्रोसीजर के लिए। अब सिमिलैरिटी बिटवीन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो दोनों जो है वो नॉन केमिकल सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग दोनों क्या है, नॉन केमिकल सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। डाइवर्सिटी पे बेस्ड है, ऑन फॉर्म बायोमास मैनेजमेंट पे बेस्ड है, और बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट साइकिल। अब डाइवर्सिटी, रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग, रिसोर्स साइकिलिंग, ये की है। व्हाट इज द डिफरेंस, दीज आर द सिमिलैरिटीज। अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस। तो पहले ही चीज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग में पहला जो डिफरेंस है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, ओपन फॉर यूज ऑफ फार्म ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल इनपुट। जो भी हमारे बायोलॉजिकल इनपुट्स होते हैं ऑफ फार्म ऑर्गेनिक, उन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इनपुट का यूज़ नहीं करते। तो नेचुरल फार्मिंग में कोई भी एक्सटर्नल इनपुट का यूज़ नहीं करते कि हम बाहर से कोई इनपुट ला रहे हैं उसको यूज़ करें। यहाँ पे जो भी फार्म में इनपुट्स हैं उसी सबको यूज़ करके हम करते हैं, जैसे देसी काउज वगैरह, ये सारी चीज़ें। ऑर्गेनिक फार्मिंग में दूसरा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करेक्शन जो है वो हम कर सकते हैं मिनरल्स को यूज़ करके, पर नेचुरल फार्मिंग में हम वर्मी कंपोस्ट और इन कंपोस्ट जो है उनका यूज़ कर उन मिनरल्स का यूज़ जो है वो अलाउड नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्लोइंग, टिलिंग, मिक्सिंग मैन्योर, वीडिंग, अदर फंडामेंटल एग्रो एक्टिविटीज़ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बट यहाँ पे कोई भी प्लोइंग, नो सॉइल टिलिंग, नो फर्टिलाइजर और नो वीडिंग इज़ नेसेसरी। वाइडली पॉपुलर है ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट अभी जो है नेचुरल फार्मिंग भी इवॉल्व हो रहा है, बट अभी इतना अच्छे से डेवलप नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की अगर बात करें तो फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एजेंसी है, उन्होंने अभी ओपन किया है सेरेमनी फॉर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 इन रोम एंड इटली। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की बात करें तो यूनाइटेड नेशन 2021 में इंडिया ने अप्रूव किया था कि इंडिया ने प्रपोजल दिया था कि हम मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर मनाएं। तो इसलिए जो है यूनाइटेड नेशन ने उनकी बात मानी, और उसके बाद अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि मिलेट्स का इंपॉर्टेंस कितना ज़रूरी है फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन में, उन्होंने ये डिक्लेयर किया। अब अपॉर्चुनिटी अगर बात करें तो ये क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, ग्लोबल प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, एफिशिएंट प्रोसेसिंग इंक्रीज होगी और बेटर क्रॉप रोटेशन होगा।
और मिलेट्स जो है मेजर कंपोनेंट हो जाएगा हमारे फूड बास्केट का। अब मिलेट्स की अगर बात करें तो आपको पता है एक डाइवर्स फैमिली है, स्मॉल ग्रेन सीरियल्स है जो हमारे बहुत इंडिजीनियस है, हमारे बहुत सारे इंडिया में, मतलब बहुत सारे पार्ट्स जो है इंडिया के वहाँ मिलते हैं। पॉपुलरली इनको न्यूट्रीसिलस बोलते हैं बिकॉज ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। 7 to 12% ऑफ प्रोटीन, 2 to 5% ऑफ फैट, 65 to 75% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 15 to 20% ऑफ डाइटरी फाइबर्स को कंटेन करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले की अगर बात करें तो मिलेट्स जो था वन ऑफ द स्टेपल क्रॉप्स था जो हमारे इंडिया में यूज़ होता था, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद राइस एंड वीट हो गया ज़्यादा, तो इनका जो यूज़ था वो कम हो गया। इंडिया जो है अगर बात करें तो 20% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन करता है, दैट इज़ लेड बाई अफ्रीका एंड अमेरिकाज। टॉप 5 मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है इंडिया के, दैट इज़ मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। अब इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं? नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज़ किया है, और सक्षम सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 में उन्होंने बोला है कि मिलेट्स का भी सप्लाई करिए एटलीस्ट वंस इन अ वीक इन मिड डे मील स्कीम। नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप ऑफ मिलेट्स? तो मेजर मिलेट्स होते हैं, माइनर मिलेट्स होते हैं, स्यूडो मिलेट्स होते हैं। मेजर मिलेट्स की बात करें तो जवार, बाजरा, रागी जो हमारे मेजर मिलेट्स होते हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं। माइनर मिलेट्स की बात करें तो ककुम, बरी, शवन, सनवा, कोडोन। एंड स्यूडो मिलेट्स की बात करें तो कुट्टू एंड राजगिरा। ठीक है, तो दीज आर द स्यूडो मिलेट्स। बेनिफिट्स अगर बात करें तो कंज्यूमर्स के लिए तो ये जनरली ग्लूटेन फ्री होते हैं, डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती, प्रोबायोटिक होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करते हैं, और एनीमिया, लीवर डिसऑर्डर, इन सारी चीज़ों को। फार्मर्स की बात करें तो ये लेस रिस्की होता है इनका कल्टीवेशन, बिकॉज ये टॉलरेंट होते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी हम इनको वो कर सकते हैं। इनमें इनपुट्स का रिक्वायरमेंट जो होता है वो भी कम होता है, और ये इंटर क्रॉप ऑफ मिक्स्ड क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब एक दूसरे के साथ क्रॉपिंग जो है, दो क्रॉप को एक साथ ग्रो कर सकते हैं। इकोसिस्टम की बात करें तो सस्टेनेबल एंड कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन प्रमोट करते हैं, क्लाइमेट एक्शन को सपोर्ट करते हैं, जीरो हंगर को फैसिलिटेट करते हैं, और गुड हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। नेक्स्ट इज डायरेक्ट सीडेड राइस, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। डायरेक्ट सीडेड राइस की अगर बात करें तो फार्मर्स ने अभी रिजेक्ट किया है डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक, जो हमारे ट्रांसप्लांटेशन, पैडी के ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज़ करते हैं पंजाब में। अब डायरेक्ट सीडेड राइस की बात करें तो ये एक टेक्निक है, तो आपको पता होगा जहाँ पे भी आप गांव में अपने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पहले हम क्या करते हैं, नर्सरी में राइस को ग्रो करते हैं, एक छोटा सा वो बनाते हैं, उसको हम नर्सरी बोलते हैं, उसमें राइस को ग्रो करते हैं। उसके बाद जो है उन राइस जब वो थोड़ा ग्रो हो जाता है तो उसके बाद उसके पेड़ को निकाल के हम कहाँ पर लगाते हैं? पूरे फील्ड में लगाते हैं। अब डायरेक्ट सीडेड राइस की अगर बात करें तो इसको बिना नर्सरी में ग्रो करें, डायरेक्टली ही फील्ड में ग्रो करना, तो उसको हम डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक बोलते हैं। अब डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक में अगर बात करें तो वाटर सेविंग मेथड होता है, जहाँ पे वाटर हमारा बहुत सेव हो जाता है, और इसको ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक भी बोलते हैं। अब व्हाट आर द एडवांटेज एंड इश्यूज ऑफ डीएसआर? तो एडवांटेज अगर बात करें तो ऑब्वियसली नर्सरी में पहले शो करना, फिर उसके बाद शो करना, तो ये जो है डायरेक्ट सीडेड राइस में हम ये सब नहीं करते, हम डायरेक्टली फील्ड में शो करते हैं, तो हमारा लेबर सेव होता है। शोइंग जो है वो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेमवर्क में हो जाता है। अर्ली क्रॉप मैच्योरिटी होती है 7 to 10 days में। मोर एफिशिएंट वाटर यूज़ होता है और लेस मीथेन एमिशन होता है। बट इशूज़ अगर बात करें तो इसमें जो है सीड्स ज़्यादा यूज़ होती हैं, लेज़र लैंड लेवलिंग जो है वो ज़्यादा करना पड़ता है, कंपलसरी हो जाता है। सम डायरेक्ट शोन क्रॉप्स जो है वो हार्डर होते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड्स एंड सीड रिक्वायरमेंट फॉर डीएसआर इज हायर। ठीक है, तो इसमें सीड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब अदर मेथड्स की अगर बात करें तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, ये पहली बार मेडागास्कर में डेवलप की गई थी, जहाँ पे 15 to 20% ऑफ ग्राउंड वाटर सेव करते हैं, बिकॉज राइस जो है वो वाटर एफिशिएंट क्रॉप है जहाँ पे वाटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और ये राइस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। दूसरा है ट्रांसप्लांटेशन सीड। ट्रांसप्लांटेशन सीड की बात करें तो पहले हम नर्सरी में जो है सीड्स को ग्रो करेंगे, फिर सीडलिंग्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे मेन फील्ड में, वंस दे शो 3 to 4 लीव्स एंड इट रिक्वायर्स हैवी लेबर। ड्रिलिंग मेथड की बात करें तो एक पर्सन जो है लैंड में होल बनाएगा, एक गड्ढा करेगा, और अदर पर्सन जो है उसमें सीड को सो करेगा, और मोस्ट कॉमनली जो है ये जनरली यूज होता है जो हमारे लैंड को जब हम प्लव करते हैं तब। फिर जापानीज मेथड, जहाँ पे सीड्स जो है नर्सरी बेड्स में शो किए जाते हैं और ट्रांसप्लांट किया जाता है उसके बाद मेन लैंड में। तो दीज आर द सम मेथड्स फॉर राइस कल्टिवेशन। डायरेक्ट सीडेड राइस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट हैव टू लर्न इट। ओके, नेक्स्ट इज मिसलीनियस। मिसलीनियस की बात करें तो उसमें आता है सबसे पहले राइट टू रिपेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू रिपेयर आई थिंक हमने पॉलिटी वाले PT 365 में भी किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने रिसेंटली एक कमिटी सेटअप की है, उन्होंने बोला राइट टू रिपेयर जो है वो
वो हमको राइट टू रिपेयर में एक कमिटी सेटअप की है कि हमको लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट जो है उसको हमको एम्फोसाइज करना है थ्रू सस्टेनेबल कंजम्पशन। अब व्हाट इज राइट टू रिपेयर मूवमेंट? राइट टू रिपेयर मूवमेंट का यही मतलब होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स मान लीजिए फ़ोन बना रहे हैं या कोई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और वो कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं, तो कंज्यूमर्स के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि सिर्फ वहीं पर वो रिपेयर ना हो, वो कहीं भी किसी भी शॉप में जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे रिपेयर हो जाए, या तो वो खुद भी रिपेयर कर ले। तो राइट टू रिपेयर का मतलब होता है कि हम खुद भी कोई भी चीज़ रिपेयर कर ले। मान लीजिए आज हमने कोई फ़ोन लिया, वो फ़ोन जो है सिर्फ सर्विस सेंटर में रिपेयर करा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ज़्यादा पैसा लगता है और बहुत जगह सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं होता। तो ऐसा बताइए कि उस फ़ोन की कोई टेक्नीक है जिससे वो रिपेयर हो सकता है, तो वो टेक्नीक आप शेयर कर दीजिए। तो हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल जो फ़ोन ठीक करने वाले हैं वो भी ठीक कर लें, जैसे कि आजकल हो रहा है। ठीक है, तो कॉल्स फॉर द मैन्युफैक्चर to make authentic parts available to the consumers so that they can get their device repaired from the independent shop as well। ठीक है, अब ये जो है रिकग्नाइज्ड है बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे कि यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन। अब कंसर्न्स जो है इससे रिलेटेड यही है कि लार्ज टेक कंपनीज जो हैं, जैसे कि एप्पल हो गए, टेस्ला हो गए, ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम थर्ड पार्टी को देंगे तो हमारा जो है ये सारी चीज़ें, हमारा आईपीआर जो है वो वॉयलेट होगा। अब सिग्निफिकेंस अगर बात करें इसकी, तो ये सस्टेनेबल कंजम्पशन जो है प्रोडक्ट को उसको बढ़ाएगा, कंज्यूमर्स को एम्पावर करेंगे एंड प्रोडक्ट बायर्स को एड्रेस करेंगे इशू ऑफ प्लांट ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, जिसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में सारी चीज़ें होती हैं। हार्मोनाइज ट्रेड को हार्मोनाइज करेंगे। नेक्स्ट इज राइट टू रिपेयर पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने अभी राइट टू रिपेयर पोर्टल को अनवील किया है ऑन नेशनल कंज्यूमर डे December 24 को। इस पोर्टल में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना मैनुअल शेयर करेंगे प्रोडक्ट का, पूरी डिटेल्स जो है कस्टमर्स के साथ, सो दैट वो जो है किसी थर्ड पार्टी से भी अपनी चीज़ें बनवा सकते हैं या फिर अपने से भी बना सकते हैं, रैदर देन गोइंग टू द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स। इनिशियली अगर बात करें तो मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मिंग इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें कवर थी। बट अभी अगर बात करें तो इसमें जो है फार्मिंग इक्विपमेंट, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स भी कवर्ड है। Okay, so this is all about right to repair. Next is scope of authority under Dam Safety Act। तो इंडिया जो है अगर बात करें तो नंबर ऑफ लार्ज डैम्स की बात करें तो इंडिया जो है थर्ड रैंक है इंडिया का, आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंटर को बोला है कि एक प्लान बनाइए नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के फंक्शन से रिलेटेड एंड अदर बॉडीज जो भी हमारे डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर बनी है। अब ड्यूरिंग द हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी डैम सेफ्टी एक्ट है 2021 का, वो एक पेनिशिया है टू एंड द पेरिनियल लीगल बैटल बिटवीन द तमिलनाडु एंड केरला ऑन मुल्ला पेरियल डैम। मुल्ला पेरियल डैम की अगर बात करें तो तमिलनाडु और केरला के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहे हैं इससे रिलेटेड। अब डैम सेफ्टी एक्ट की बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है जहाँ पे सर्विलेंस, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सारी चीज़ें जो है, इंस्पेक्शन, हम सारी चीज़ें डैम का देखते हैं डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए। यहाँ पे दो स्पेशलाइज्ड बॉडी इस्टेब्लिश की गई है, नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी एंड नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। अब इसी एक्ट के अंदर डैम ऑनर्स, जो भी ऑनर्स हैं हमारे डैम के, उनको बोला जाता है कि वो एक प्लान को प्रिपेयर करें, एक इमरजेंसी एक्शन प्लान प्रिपेयर करें और जितना भी असेसमेंट है सारी चीज़ें करें। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द रिलेटेड न्यूज़। तो मुल्ला पेरियर डैम वेरी इंपॉर्टेंट डैम, केरला एंड तमिलनाडु के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चलता रहता है। तो 26 ईयर जो है 126 ईयर ओल्ड डैम है, जो कि ओन्ड और ऑपरेट कौन करता है? तमिलनाडु गवर्नमेंट करती है। ये अपर रीजेस जो है रिवर पेरियर के ऊपर लोकेटेड है, जो कि केरला से फ्लो करती है आफ्टर ऑरिजिनेटिंग इन तमिलनाडु। डिस्प्यूट यही है कि 1886 में महाराजा जो थे ट्रेवनकोर के, उन्होंने साइन किया था 999 ईयर लीज एग्रीमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि ऑपरेशनल राइट जो है वो हम तमिलनाडु गवर्नमेंट को देंगे। केरला से इस डैम का स्ट्रक्चर वीक है एंड उनको वही बोला गया है कि ये जो है बहुत सारी डेथ कॉज कर रहा है, और तमिलनाडु बोलता है कि नहीं, ये सेफ है एंड वेल मेंटेन्ड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्यूट ऑफ मुल्ला पेरियर डैम, एंड मुल्ला पेरियर डैम जो है पेरियर रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट इज रूल कर्व की अगर बात करें तो रूल कर्व क्या होता है? रूल कर्व एक टैबुलेशन होता है जहाँ पे क्वांटम ऑफ कितना स्टोरेज, कितना वाटर आप स्टोर कर सकते हो और कितना एम्प्टी स्पेस है, उसको मेंटेन करना है डिफरेंट रिजर्वायर्स में डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर बेस्ड ऑन रेनफॉल डेटा फॉर 35 ईयर्स। ओके, तो अंडर रूल कर्व मेथड अगर बात करें तो वाटर जो है वो अलाउ नहीं है, इतना अलाउ नहीं है कि परमिसेबल मैक्सिमम लिमिट तक आप स्टोर करें एट द टाइम जब रिजर्वायर फुली इनफ्लोज हो। ठीक है, इतना सारा वाटर आ रहा है और उसको मैक्सिमम लिमिट तक आप उसको फुल कर ले। तो दिस इज ऑल अबाउट रूल कर्व। नेक्स्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन न्यूज़। तो
कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो आपको सिर्फ इन प्रोजेक्ट्स में ये याद रखना है कौन से रिवर में है और कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है और कौन सी रिवर में है, रिवर चेनाब पे है, ठीक है, रिवर चेनाब पे। नेक्स्ट इज अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट, ये अरुणाचल प्रदेश का प्रोजेक्ट है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। नेक्स्ट इज दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट, इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश एंड इट इज़ इन दिबांग रिवर विद डैम जो है वो लोकेटेड है आशू पानी एंड दिबांग रिवर्स के ऊपर। फिर आते हैं एटलिन हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये जो है दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है और ये कौन सी रिवर पे है, दिबांग रिवर पे, जो कि ट्रिब्यूटरी है हमारे ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट इज कम्स टू डीप सी माइनिंग। डीप सी माइनिंग की अगर बात करें तो आपको पता है कि अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि एक्सपर्ट्स जो हैं, अभी 27th मीटिंग हुई है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की, उसमें एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किया है कि डीप सी माइनिंग कहीं ना कहीं हमारे स्पीशीज़ जो है और इकोसिस्टम जो है उसको लॉस कर रहा है, ख़त्म हो रहा है, बिकॉज डीप सी में जो भी मरीन लाइफ्स हैं, जो भी स्पीशीज़ हैं, वो ख़त्म होती है। अब डीप सी माइनिंग की बात करें तो डीप सी माइनिंग का मतलब होता है कि ओर्स जो हमारे रिच है कोबाल्ट, मैग्नीशियम, जिंक एंड अदर रेयर मेटल्स में, उनको हम सी फ्लोर से, डीप सी से जो है एक्सट्रैक्ट करें। अब इंडिया जो है हैज़ अ डीप सी मिशन भी है इंडिया का फॉर माइनिंग सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, जो कि ग्रांट किया था इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने। 54% जो वर्ल्ड का ओशन है वो बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिडिक्शन है हमारे इंडिया के, ठीक है। डीप सी माइनिंग जो है वो बहुत सारी क्रिटिकल मिनरल्स को भी कंटेन करते हैं, लाइक नीडेड, जो हमारी बैटरीज के लिए नीडेड होते हैं, स्मार्टफोन्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए, इन सारे के लिए। और 3 मेन रिसोर्स टाइप्स हैं, जैसे कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हो गए, सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड्स हो गए और कोबाल्ट रिच मैग्नीज क्रस्ट हो गए। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर किंगस्टन जमैकिया में है। और जेनेसिस की अगर बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1994 में आई थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अनक्लॉज जो आया था 1982 में, उसके साथ ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको मरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है अगर हम डीप सी माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इंडिया इसकी पार्टी है। अनक्लॉज जो है ये, इन्होंने 2 अदर बॉडीज़ भी इस्टेब्लिश की है। पहली है इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सीज एंड कमीशन ऑन लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। Okay, so this is all about इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। नेक्स्ट इज रिवर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पहला है कालासा बंदूरी प्रोजेक्ट। सेंटर ने अभी अप्रूवल दिया है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को। और ये जो है 2 रिवर से हम वाटर को डाइवर्ट करते हैं, उस पर बेस्ड है। महादेई रिवर एंड मालप्रभा रिवर जो है, इन दोनों की, जो महादेई जो है मांडोवी की ट्रिब्यूटरी है एंड मलप्रभा जो रिवर है वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी। इन दोनों से आप इन दोनों से वाटर को डाइवर्ट कर सकते हो। यही है प्रोजेक्ट का एम यही है कि हमको डैम्स को कंस्ट्रक्ट करना है रिवर मांडोवी में और फैसिलिटेट करना है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी टू कर्नाटका। नेक्स्ट इज ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो 20th मीटिंग में स्पेशल कमिटी फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ने अप्रूव किया है एक प्रपोजल कि वो मॉडिफाई करेंगे पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट, जो कि इंटीग्रेट किया गया है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के साथ। अब जो हमारा स्पेशल कमिटी फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स है, ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2014 में, कि जो भी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोग्राम है उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है इन कंसल्टेटिव मैनर। अब ERCP जो है, दैट इज़ हमारा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ये एक इंट्रा बेसिन ट्रांसफर है जहाँ पे इंट्रा बेसिन में वाटर ट्रांसफर करेंगे विद इन चंबल रीजन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिवर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज रिपोर्ट एंड इंडाइसिस की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट एंड इंडाइसिस में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ठीक है। तो पहले ये फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है। कौन रिलीज करता है? फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये 3 डायमेंशन पे रिलीज करती है। पहला है सिक्योरिटी एक्सेस, दूसरा एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड तीसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। एनर्जी ट्रांजिशन की अगर बात करें तो एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है कि हम फॉसिल वेस्ट, जो हम कोल नेचुरल गैस और ये सारी चीज़ें यूज़ करें, हम उसको ना यूज़ करके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करें, लाइक विंड एंड सोलर एनर्जी। ओके, नेक्स्ट इज एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिलीज करती है इन कोलैबोरेशन विद कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये एक बायएनियल रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार आती है, एज एनवायरमेंट सस्टेनेबल इंडेक्स। और ये 180 कंट्रीज़ को रैंक करती है ऑन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, एनवायरमेंट हेल्थ एंड इकोसिस्टम विटैलिटी। इंडिया का रैंक जो है 180 है। ओके, नेक्स्ट इज रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। और ये कौन रिलीज करता है? रिन्यूएबल REN21। अब REN21 की अगर बात करें, ये ओनली ग्लोबल कम्युनिटी है जहाँ पे गवर्नमेंट, साइंस और NGOs, इंडस्ट्री के सबके मेंबर हैं, जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए
कलेक्टिवली वर्क करते हैं। ये क्रिएट हुई थी 2004 में, बॉन 2004 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे। इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो इंडिया ने ऐड किया है अराउंड 15.4 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड में न्यू सोलर पावर फोटोवोल्टाइक कैपेसिटी की, और फोर्थ है रैंक। और इंडिया जो है रैंक है सेकंड इन न्यू सोलर वाटर हीटिंग कैपेसिटी एडिशन के, और थर्ड है हाइड्रो पावर कैपेसिटी में। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2022। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी रिलीज करती है। अब इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कंट्रीज को सपोर्ट करती है कि सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करना है। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल पावर जनरेशन कॉस्ट इन 2021। ये भी IRENA रिलीज करती है जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस को चेक करती है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2022। ये भी हमारी कौन रिलीज करती है? IRENA एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। इंडिया की फाइंडिंग्स अगर बात करें तो इंडिया का मार्केट अगर बात करें तो 3.4 मिलियन न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में, और इंडिया अकाउंट करता है अराउंड 18% ऑफ ग्लोबल हाइड्रो पावर एम्प्लॉयमेंट फॉलोड बाय ब्राज़ील। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट 2022 इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन रिलीज करती है। बाकी फाइंडिंग्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट रीड इट कि आपको सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2022। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ही रिलीज करती है और ये ग्लोबल एनर्जी वर्कफोर्स को प्रमोट करती है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022। ये भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ही रिलीज करती है, ये एनुअल रिपोर्ट है। नेक्स्ट इज ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल रिलीज करती है। अब ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन है जो विंड पावर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फिगर 2022। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट रिलीज करती है। ये हमारे हीट वेव्स जो है अक्रॉस 16 स्टेट्स, हमारे इंडिया की रिपोर्ट है 16 स्टेट्स में, उनको मेजर करती है। फिर एनवीसेट्स इंडिया 2022 जो कि हमारी कौन रिलीज करती है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जस्ट कीप इन माइंड। एनवी स्टैट्स इंडिया 2022 नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रिलीज करती है। अब एनवी स्टैट्स की बात करें तो एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स इसका मतलब है ये एक सिंगल पब्लिकेशन है जहाँ पे हम मल्टीपल पब्लिक इंस्टीट्यूशन को कोऑर्डिनेशन देखते हैं अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका एम यही है कि स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि हमारा एनवायरनमेंट के बारे में कितना नॉलेज है, क्या है। ये जनरली 6 सेक्शंस पे बेस्ड है। environment condition and quality, environment resources and their uses, residual consumption and production, extreme events and disaster, human settlement and environment health, and environment protection and management and regulation. अब framework for development of environment statistics की बात करें तो ये एक मल्टीपर्पज़ कॉन्सेप्चुअल एंड स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क है जो कि हमारे नेचर के साथ इंटीग्रेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव वे में वर्क करता है। एंड FDES की बात करें तो ये एक कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन बनाते हैं पीपल एंड देयर डेमोग्राफिक सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन सब पे बेस्ड, और इसको इंटीग्रेट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट। आई विल स्टार्ट ज्योग्राफी टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड लेक्चर्स देखिए क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी आ गई है, तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो हम उसके बाद इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, प्लस उसके बाद हम उसके बाद इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, हम सारी PT 365 आपकी कवर करवाएंगे। थैंक यू सो मच।